नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार अग्निपथ पर चौथे दिन भी झुलसा, जीआरपी थाने पर हमला, फायरिंग, पथराव। 20 जून तक रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक चलेंगी ट्रेनें। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार चौथे दिन उग्र प्रदर्शन जारी है। पटना समेत प्रदेश के 6 जगहों पर पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। कुछ जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में फायरिंग भी हुई। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अब बिहार में पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली ट्रेनें आज से 20 जून तक रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ही चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रेनों को गुजारने के लिए सेफ कॉरिडोर बनाया गया है। दूसरे जोन की ट्रेनें रीशेड्यूल करके आएंगी, तब उन्हें बिहार से गुजारा जाएगा। यहां 5 बजे से फत्तर चलने लगते हैं। घटना के मसौड़ी में तारागेना स्टेशन के पास पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। दोस्तों, प्रदर्शनकारी स्टेशन में तोड़फोड़ करने लगे, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। काबू पाने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायर किए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में भी अग्निपथ का विरोध। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर हिंसा, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़, कोटा पटना एक्सप्रेस ट्रेन रद्द। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प हुई। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर सहित 6 जिलों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर शहर में बेनाड रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। वहीं दोस्तों, भरतपुर में रोडवेज बसें रोक दी गई। बिहार में उग्र प्रदर्शन के कारण कोटा पटना एक्सप्रेस भी कैंसिल कर दी गई। शनिवार को विरोध की शुरुआत अलवर जिले से हुई। यहां के बहरोड में आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं ने जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के रोकने पर वह पत्थरबाजी करने लगे। विरोध के चलते यहां तैनात पुलिस से भी प्रदर्शनकारी भिड़ गए। करीब 1 घंटे तक हाईवे जाम रहा। हाईवे के अलग अलग हिस्सों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं दोस्तों, झुंझुनू जिले में भी स्टूडेंट्स ने सड़क जाम करने की कोशिश की। यहाँ के चिड़ावा कस्बे में छात्रों से पुलिस की झड़प भी हुई और रेलवे ट्रैक को भी जाम करने की कोशिश की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मूसेवाला को मारने वाला लॉरेंस अब खुद खौफ में, गैंगस्टर के वकील का आरोप। पुलिस रिमांड में दे रही है 3rd डिग्री टॉर्चर, जान को एक खतरा। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर लॉरेंस अब खुद खौफ में है। उसे अपनी जान की चिंता सता रही है। तिहाड़ जेल से पंजाब लाए गए लॉरेंस के वकील ने पंजाब पुलिस पर कई आरोप लगाए। एडवोकेट विशाल चोपड़ा ने कहा कि पंजाब पुलिस ऑन कैमरा इंट्रोगेशन नहीं कर रही है। उसके मुवक्किल को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। चोपड़ा ने अपने मुवक्किल की सुरक्षा के लिए कोर्ट जाने की बात कही है। चोपड़ा ने आरोप लगाया कि लॉरेंस के रिमांड के दौरान पंजाब पुलिस कई तरह के वोलेशंस कर रही है। लॉरेंस को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है। उसकी जान को खतरा है। डॉक्टरों की टीम बुलाकर मनमाने ढंग से लॉरेंस का मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी सुबह अग्निवीरों के लिए CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया गया है। दोस्तों, सिविल एविएशन, खेल, हाउसिंग और पेट्रोलियम मंत्रालय भी अग्निवीरों को नौकरियों में रियायत देने का रास्ता तलाश रहे हैं। इधर दोस्तों, यूपी में तीसरे दिन भी बवाल जारी है। जौनपुर में उपद्रवियों ने 2 रोडवेज बसें और कई बाइक जला दी। वहीं बिहार में फायरिंग की गई। राजस्थान में भी आज युवा बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से योजना में किए गए संशोधनों के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस से फारूक अब्दुल्ला ने वापस लिया नाम। जम्मू कश्मीर को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए अपने नाम की उम्मीदवारी को लेकर शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं भारत के राष्ट्रपति के लिए संभावित संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में अपना नाम विचार से वापस लेता हूं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरा मानना है कि जम्मू और कश्मीर एक महत्वपूर्ण मोड़ से गुजर रहा है और इन अनिश्चित समय को नेविगेट करने में मदद करने के लिए मेरे प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेरे आगे बहुत अधिक सक्रिय राजनीति है और मैं जम्मू कश्मीर और देश की
सेवा में सकारात्मक योगदान देने के लिए तत्पर हूं। मेरा नाम प्रस्तावित करने के लिए मैं ममता दीदी का आभारी हूं। मैं उन सभी वरिष्ठ नेताओं का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। ममता बनर्जी की ओर से विपक्षी पार्टियों की बुलाई गई बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार या फिर फारूक अब्दुल्ला के नामों को एक विकल्प के तौर पर रखा गया था, लेकिन दोनों नेताओं ने अपना नाम वापस ले लिया। शरद पवार पहले ही अपना नाम वापस ले चुके हैं। विपक्षी दलों की 15 जून को हुई इस बैठक में राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का भी प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर हमला, काबुल में गुरुद्वारा करते परवान में धमाके, मुस्लिम गार्ड समेत 2 की मौत, सिख संपत्ति अंदर फंसी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल में शनिवार को गुरुद्वारे पर हमला हुआ जिसमें गार्ड समेत 2 अफगानी नागरिक मारे गए, 3 अफगानी सैनिक भी घायल हो गए। हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉडल ISIS के का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक जाहिर तौर पर किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले को लेकर कहा है कि गुरुद्वारा करते परवान पर हुए कायराना हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। हमले की खबर मिलने के बाद से ही हम घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सिख कम्युनिटी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। टोलो न्यूज के मुताबिक काबुल के गुरुद्वारे करते परवान के गेट के बाहर शनिवार सुबह 7:30 बजे भारतीय समयानुसार 8:30 बजे 2 ब्लास्ट हुए। इसके बाद गुरुद्वारा परिसर के अंदर भी 2 ब्लास्ट हुए। अंदर के ब्लास्ट से गुरुद्वारा से जुड़ी कुछ दुकानों में आग लग गई जो पूरे परिसर में फैल गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत है स्थिर, ईडी ने समन जारी कर 23 जून को पेश होने के लिए कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रही है। यहां स्थित सर गंगाराम अस्पताल के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सोनिया गांधी 2 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। उन्हें कोरोना के बाद की जटिलताओं के कारण 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद पता चला कि उनकी श्वास नली में संक्रमण है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और वह ठीक हो रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष की निचली श्वास नली में फंगल इन्फेक्शन का पता चला है। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण और कोविड-19 संक्रमण के बाद की जटिलताओं के मद्देनजर उनका उपचार चल रहा है और वह चिकित्सकों की सघन निगरानी में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना, प्रदर्शनकारियों पर सख्ती, नहीं मिलेगी पुलिस से NOC, वायुसेना प्रमुख ने दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में युवा सड़कों पर उतर गए हैं। शहर शहर से तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा, लूट की तस्वीरें सामने आ रही है। इसी बीच एयर चीफ मार्शल VR चौधरी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वालों को बाद में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने इंडिया टुडे आज तक को बताया कि हम इस तरह की हिंसा की निंदा करते हैं क्योंकि इस तरह का विरोध प्रदर्शन समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वालों को पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान क्लियरेंस नहीं मिलेगी। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना एक सकारात्मक पहल है। जिन लोगों को इस योजना को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता है या आशंका है तो वह पास के सैन्य स्टेशन, वायुसेना या नौसेना के ठिकानों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी आशंकाओं को दूर कर सकते हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि प्रदर्शन करने की बजाय युवा योजना को लेकर सही जानकारी हासिल करें, इसे बारीकी से समझें, तभी इस योजना के लाभ उन्हें समझ में आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि योजना को समझने के बाद सारे भ्रम संदेह दूर हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको इस योजना के बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगस्त सितंबर में शुरू होगी 5G सेवाएं, इस साल के अंत तक 20-25 शहरों में होगा विस्तार। जी हां दोस्तों, 5G का इंतजार कर रहे लोगों को इस साल यह सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी साल अगस्त सितंबर में 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि साल के अंत तक 20-25 शहरों और कस्बों में 5G सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने साथ ही संकेत दिया कि नई सेवाओं की शुरुआत के साथ भारत में डेटा कीमतें दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम बनी रहेंगी। भारत में डेटा की मौजूदा कीमतें वैश्विक औसत से काफी कम है। वैष्णव ने कहा कि 5G की तैनाती अगस्त सितंबर से शुरू हो जाती है। मंत्री ने कहा कि भारत 4G और 5G स्टैक विकसित कर रहा है और डिजिटल नेटवर्क में दुनिया के लिए एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि कई
कई देश भारत द्वारा विकसित किए जा रहे 4G और 5G उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने कर दी खारिज। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवर्तन निर्देशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जैन को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए मामले का यह सही चरण नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि जमानत याचिका खारिज की जाती है। अदालत ने जैन और ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश 14 जून को सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने जैन को धन शोधन मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया था। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था। जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। जैन को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके पास मौजूद सभी विभाग दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आवंटित कर दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की हुई किल्लत, जाने स्टॉक के बावजूद क्यों बिगड़ रहे हैं हालात। जी हां दोस्तों, पिछले 2 दिनों से देश के कई इलाकों में पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर से ऐसी खबरों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल की किल्लत होने वाली है। मामला गंभीर होता देख सरकार ने सफाई पेश की है। दरअसल दोस्तों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ राज्यों में कई स्थानों पर पेट्रोल एवं डीजल की मांगों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें जून 2022 के पहले पखवाड़े में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मांग में 50% तक की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के अनुसार विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में मांग ज्यादा बढ़ी और इस मांग में अभूतपूर्व वृद्धि ने स्थानीय स्तर पर कुछ अस्थायी लॉजिस्टिक्स समस्याएं पैदा कर दी हैं। सरकार के बयान से साफ है कि देश के कई इलाकों में सप्लाई की समस्या है, लेकिन उनका यह भी दावा है कि देश में पर्याप्त मात्रा से अधिक पेट्रोल एवं डीजल का उत्पादन है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब आएगी ओला उबर से भी सस्ती टैक्सी सर्विस, जल्द शुरू होगी सहकार टैक्सी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अक्सर ओला या उबर से सफ़र करते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। दरअसल दोस्तों, इस सर्विस से शुरू होने के बाद लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दरअसल नेशनल टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फेडरेशन लिमिटेड NFTC जल्द ही नई परिवहन सेवा सहकार टैक्सी शुरू करेगी। इसका मकसद आने वाले कुछ सालों में लाखों लोगों को रोजगार देना है। सहकार टैक्सी सर्विस ओला और उबर की तरह ही होती है। NFT की तरफ से बताया गया है कि सहकारी संस्थान एवं यात्रा और पर्यटन के जरिए भी एक कुरियर सेवा शुरू की जाएगी। यह कुरियर सर्विस राज्यों के बीच काम करेगी। बयान के अनुसार NFTC ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में एक नया केंद्रीय बोर्ड कार्यालय और YouTube चैनल शुरू किया है। इस नए ढांचे का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प सहकारी भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष DN ठाकुर ने किया था। NFTC के अनुसार आने वाले कुछ सालों में ट्रांसपोर्ट सर्विस के जरिए 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 40 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा NFTC की तरफ से शुरू की जाने वाली सर्विस से अगले 1-2 साल में रोजगार मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पैन कार्ड के बाद अब IRCTC अकाउंट भी होगा आधार कार्ड से लिंक। जी हां दोस्तों, IRCTC की आईडी से एक महीने में सिर्फ 6 टिकट ही बुक होते थे। अब रेलवे ने उसकी लिमिट बढ़ाकर 12 टिकट कर दी है। लेकिन अगर आप हर महीने 24 टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको अपने IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी तक आधार कार्ड को IRCTC अकाउंट से लिंक करना जरूरी नहीं था, लेकिन अगर आप ज्यादा टिकट बुक करना चाहते हैं IRCTC के अकाउंट से तो आपको आधार कार्ड लिंक करना होगा। दोस्तों IRCTC की एप्लीकेशन में आप आसान से रास्ते से इसको लिंक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ा झटका, राशन कार्ड लाभार्थियों को नहीं मिलेगा फ्री गेहूं, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, अगर आप भी राशन कार्ड लाभार्थी हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। दरअसल दोस्तों, सरकार के फैसले से आपको बड़ा झटका लग सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 19 से 30 जून तक फ्री राशन वितरित किया जाएगा, लेकिन इस बार लाभार्थियों को गेहूं की जगह 5 किलो चावल वितरित किया जाएगा। यानी इस बार आप फ्री राशन के तहत गेहूं से वंचित रह जाएंगे। इसके संबंध में
खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, अब तक फ्री राशन योजना के तहत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त की तरफ से जारी आदेश के अनुसार इस बार गेहूं की जगह लाभार्थियों को सिर्फ 5 किलो चावल दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यूपी के साथ ही सरकार ने कई राज्यों में गेहूं के कोटे को कम करने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन में फिर मिलेगी रियायतें। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान रेलवे ने कई सेवाओं को बंद कर दिया था, लेकिन स्थिति पटरी पर आने के साथ ही रेलवे अब इन सेवाओं को वापस से शुरू कर रहा है। जैसे ज्यादातर ट्रेनों में कंबल और बेड रोल की सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जनरल की टिकट भी अब मिलना शुरू हो गया है, लेकिन यात्रियों को सबसे ज्यादा इंतजार ट्रेनों में सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट का है, जिसे लेकर कई बार खबरें आती रहती है। दरअसल दोस्तों, कोरोना काल से पहले ट्रेनों में सीनियर सिटीजन्स को टिकटों पर छूट मिलती थी, जो इस समय बंद है। लेकिन एक न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1 जुलाई 2022 से एक बार फिर से ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बहाल कर दिया जाएगा। यह मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में पेट्रोल डीजल का संकट, केवल 5 दिनों का फ्यूल है बचा। अगर भारत से नई क्रेडिट लाइन नहीं मिली तो गहरा जाएगा संकट। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के पास केवल 5 दिनों का पेट्रोल डीजल बचा है। पावर और एनर्जी मिनिस्टर ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। अगर उसे भारत से $500 मिलियन की नई क्रेडिट लाइन नहीं मिली तो संकट बहुत ज्यादा गहरा जाएगा। 22 मिलियन लोगों का देश 7 दशकों में अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है और भोजन, दवा और ईंधन सहित आवश्यक आयात के लिए डॉलर नहीं है। दोस्तों, देश भर में कई फ्यूल स्टेशनों पर लंबी लाइनें लगी हुई है। नागरिकों को पेट्रोल डीजल के लिए रात रात भर लाइन में इंतजार करना पड़ता है। इस कारण देश में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। 1 महीने पहले भी श्रीलंका में फ्यूल संकट देखने को मिला था। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में केवल 1 दिन का फ्यूल बचा है। पावर और एनर्जी मिनिस्टर कंचना विजयकेशरा ने कहा कि देश पर सप्लाई का $725 मिलियन का पेमेंट ओवर ड्यू है। वहीं दोस्तों, श्रीलंका भारत सरकार के एक्सिम बैंक से $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहा है। विजय सेरा ने कहा कि इसका इस्तेमाल अगले कुछ हफ्तों के ईंधन शिपमेंट के लिए किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भारत लगभग $3 अरब की सहायता दे चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना नोटबंदी जैसा फैसला, नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, देश में आर्मी में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना पर बवाल मचा है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, पवन खेड़ा और युवा नेता कन्हैया कुमार ने आर्मी भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अग्निपथ योजना नोटबंदी जैसा फैसला है। प्रधानमंत्री जी बिना सोचे समझे नीतियां बनाकर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अग्निपथ योजना को नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन, बिना डायरेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि क्या वित्तीय बचत के लिए नौजवानों को शहीद कर देंगे? अपने हक की मांग कर रहे नौजवानों पर लाठियां बजा रहे हैं। इस योजना को वापस लें। आखिर कितने नौजवानों की शहादत के बाद मानेंगे? कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार का बेरोजगारी दर दुगना है, युवाओं से मौका छीना जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम हम लोगों को पिंजड़े में बंद चूहा समझते हैं। ये देश गांधी का देश है। उन्होंने कहा कि आर्मी भर्ती के खिलाफ अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस आंदोलन का समर्थन कर रही है। इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने युवाओं से हिंसा और आगजनी न करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि देश की संपत्ति को न जलाएं। दोस्तों, कन्हैया कुमार ने अपनी दलील में कहा कि युवा अगर 4 साल में रिटायर हो जाएगा तो उससे शादी कौन करेगा। उन्होंने कहा कि करीब 47 साल बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में आई है। उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार ने ऐसी योजना को लेकर पहले विपक्ष या युवाओं से क्यों नहीं पूछा। महज नौकरी नहीं है सेना। किसी को जब सेना में नौकरी मिलती है तो पूरे इलाके में उसका सम्मान होता है। देश की सुरक्षा का सवाल है, इसे मजाक मत बनाइए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी। हाई स्कूल में 88%, इंटर में 85% स्टूडेंट हुए पास। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए। यूपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट दोपहर 2 बजे आए, जबकि 12वीं के रिजल्ट 4 बजे घोषित किए गए। इंटर और हाई स्कूल में इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। हाई स्कूल का पास परसेंटेज 88.18% रहा, जबकि इंटरमीडिएट में 85.33%
35% स्टूडेंट पास हुए। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है वे अपने रिजल्ट की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर जाकर ले सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही बोर्ड नतीजों में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। हाई स्कूल में लड़कियों का पास प्रतिशत 91.69 रहा, जबकि लड़कों के पास होने का प्रतिशत 85.25% रहा। वहीं यूपी इंटर के नतीजों में 90% लड़कियां पास हुई, जबकि 81.21% लड़के पास हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिनेश कार्तिक, मुझे पता है ड्रॉप होना क्या होता है, कमाल की पारी के बाद इमोशनल हुए डीके। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ राजकोट में खेले गए चौथे टी20 मैच में दिनेश कार्तिक ने कमाल कर दिया। फिनिशर दिनेश कार्तिक, जिन्होंने आईपीएल में धमाल मचाया और उसी के भरोसे टीम इंडिया में उनकी वापसी हुई। अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब उन्होंने 55 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली तो दिनेश कार्तिक ने अपने कमबैक की कहानी सुनाई। मैच के बाद हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक ने बातचीत की। इसी में हार्दिक ने पूछा कि दिनेश कार्तिक ने अपने आप में ऐसा क्या बदलाव किया जो लोगों को ऐसा दिनेश कार्तिक देखने को मिल रहा है। आपने बड़ौदा में बहुत प्रैक्टिस की, जिसके बारे में काफी लोगों को पता नहीं था। आपका माइंडसेट कैसे बदल गया? इस बारे में दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैं पूरी तरह ठान चुका था कि मुझे टी20 वर्ल्ड कप खेलना है। मैं काफी लंबे वक्त से काम कर रहा हूं। मुझे पता है कि ड्रॉप होना क्या होता है। मुझे पता है कि टीम इंडिया के लिए खेलना कितना वैल्यूबल है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय सेना में सीधे भर्ती होकर कौन सी रैंक प्राप्त की जा सकती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय सेना में सीधी भर्ती की सबसे बड़ी रैंक का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।